ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर में बाद में बताता हूं, रिकग्निशन में एक बात, दो बातें, तीन बातें और चार बातें, ये जो अभी अभी हमने सीखी है। कौन सी बात? पहली बात, इन्वेंट्री को जब खरीदो तब एक्सपेंस में नहीं लिखते, जब बेचो किस नाम से मिला? कॉस्ट ऑफ सेल के। दूसरी बात, जब इन्वेंट्री राइट डाउन हो जाए, राइट डाउन की सूरतें क्या क्या होती है कोई पता है किसी को? अब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए, इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, मतलब जब इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो जाए। तो कब राइट डाउन करना है? जब अक्कर हो। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन कब लिखना है? जब अक्कर हो। और अगर किसी एसेट में लिख दो तो ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। यही चार बातें में से आपका, आप में से सबको नहीं, किसी को एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू वाला भी हो सकता है, और डायरेक्ट कोई वो ऐसा सिनेरियो बनाकर भी दे सकता है। आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो सिनेरियो को समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं आया तो फिर सिनेरियो समझना भी मुश्किल है। अब अंग्रेजी पढ़ ले। द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट बोलते हैं वैल्यू को। ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिकग्निशन एज एन। पहला सवाल, व्हेन इन्वेंट्री, बस इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। क्या मतलब है? रेवेन्यू सेल को कहते हैं, कहते हैं उस वक्त एक्सपेंस में लिखना जब उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना, मतलब उसको सेल कर लेना। कॉस्ट ऑफ सेल इज स्टेटमेंट ऑफ, और उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। आगे राइट डाउन एंड लॉसेस, कहता है रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड द राइट डाउन या लॉस अकर। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, recognition as a reduction in the amount of inventory recognized and expense in the period in which the reversal। आखिरी बात, allocation of other assets। क्या मतलब है? allocation to किसी और एसेट के अंदर अगर आपकी इन्वेंट्री चली जाए। Some inventories may be allocated to other assets accounts, for example inventory under the component of self constructed property, plant and equipment। Inventory allocated to other in this way are recognized as expense during the useful life of that। उसके बाद आगे बात डिस्क्लोजर्स की। अच्छा जी, डिस्क्लोजर कहते किसे हैं? आपको पता होना जरूरी है या नहीं? बस नाम से याद कर लो तो भी ठीक है। किसी को पता डिस्क्लोजर क्या? जाहिर करना, गुड। और ये बात बिल्कुल ठीक की आपने। और एक्सपोज, ये भी बात ठीक है। अब डिस्क्लोजर किसके लिखने लगे हम? या आप कह सकते हो IS2। आपका फ्यूचर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जी आप या तो टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाओगे या ऑडिटर बन जाओगे। ऑडिटर का काम क्या होता है? जाकर अकाउंट चेक करना। ऑडिटर का क्या काम होता है? अकाउंट चेक करना, ऑडिट करना, जांच पड़ताल करना, भाई चीजें ठीक लिखी हुई है या नहीं। अब आप किसका ऑडिट करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले देखो सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सारा जो फाइनेंस उसका ऑडिट करते हो जाके। अब ऑडिट हर चीज का अलग अलग होता है, उसमें से एक इन्वेंट्री का भी ऑडिट होता है। अब आप कहोगे कि भाई साहब जे आप अकाउंट्स बनाने वाले नहीं हो, अकाउंट्स पहले बने हुए हैं, मतलब SOPL बना हुआ है, SOFT बना हुआ है, आपने उसको जाकर चेक करना है, राइट? अब आप चेक करने गए, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने क्या क्या चेक करना? इस चीज के तहत आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है IS2, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जब इन्वेंट्री का ऑडिट करना ना, ये 8 बातें जाकर चेक करना। वो 8 बातें क्या है? डिस्क्लोजर्स। क्या बातें? कितनी बातें चेक करनी है? 8 बातें देखना। अगर उसने डिस्क्लोज की हुई है तो ठीक है, नहीं डिस्क्लोज की हुई तो उसको भाई ये बात डिस्क्लोज करो।
अपने अकाउंट्स के अंदर। भला होता क्या है, ओरिजिनल कहानी क्या है? होता यह है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्यों ऑडिट किया जाता है? लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लोगों ने क्या करना होता है? उसमें पैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना? सारी कंपनी होती शेयर होल्डर की है, लेकिन काम करने वाले शेयर होल्डर नहीं होते। काम करने वाले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट ने पैसा किससे लेना है? आप लोगों से। तो क्या आपका हक नहीं बनता कि उसके बारे में जानो? सपोज दैट एक कंपनी में आप एक कंपनी के 10 करोड़ के शेयर खरीद रहे हो, तो आपके हराम के पैसे हैं। आप पहले क्या करोगे? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, देखोगे, चेक करोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत भी तो हो सकती है। आपसे पैसा बटोरने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत भी तो हो सकती है। तो आपको कैसे यकीन आएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? कैसे? ऑडिटर के सिग्नेचर से। ऑडिटर ने ऊपर सिग्नेचर किए होंगे। अब ऑडिटर वो सिग्नेचर तब करेगा जब सारी जांच पड़ताल कर लेगा। अब वो जांच पड़ताल करने के लिए हर एक हेड के डिस्क्लोजर्स होते हैं। अब वो जाएगा कि अच्छा भाई, इन्वेंट्री से बातें, ये स्टॉक की बातें हैं, मैं ये देखना चाहता हूं क्या स्टॉक के बारे में इस बिजनेस ने सारी वो 8 बातें पूरी लिखी हुई है या नहीं, और सही लिखी हुई है या नहीं। मैं वो उंगलियों पे 8 बातें गिन लूंगा, वो मुझे पहले ही पता होगी स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। मैं जाकर चेक कर लूंगा कि क्या सारी बातें डिस्क्लोज्ड है या नहीं। अगर कोई डिस्क्लोजर मिसिंग है तो ऑडिटर क्या कहेगा कि भाई ऐड करो ये डिस्क्लोजर, ये बात आपने इन्वेंट्री के बारे में नहीं बताई हुई। आपके बारे में आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहिए उस बंदे को एक इन्वेंट्री के बारे में? एक मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेस्ट करने आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं इन्वेंट्री को देखूं, तो इन्वेंट्री के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले क्या क्लोजिंग स्टॉक का पता होना चाहिए कि इसका अनसोल्ड स्टॉक कितना है, इसका स्टॉक सोल्ड कितना है, इसका स्टॉक अगर अलग अलग है तो कितना है, ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करता है, पीरियोडिक, परपेचुअल, फाइफो, वेटेड एवरेज, इसकी इन्वेंट्री खराब कितनी होती है, क्या ये इसकी इन्वेंट्री राइट डाउन कितनी होती है, और फिर क्या कोई रिवर्सल भी है इसका। वो सारी बातें जो हमने पढ़ी है ना, उसको डिस्क्लोजर कहते हैं। जो सारी बातें हमने पढ़ी है क्या कहते हैं उसको? डिस्क्लोजर। तो जो मैनेजमेंट होगी या जो बिजनेस होगी, वो सबसे पहले इस एक बात को डिस्क्लोज करना उसके लिए जरूरी है, मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी। क्या? मेजरमेंट बेस पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि उसने कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू पे लिखा हुआ है, किस वैल्यू पे लिखा होता है पता है इन्वेंट्री को? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। लो जनाब, ये पहला डिस्क्लोजर है, और उसको ये बताना पड़ेगा किसको? भला ऑडिटर को नहीं, ऑडिटर तो चेक करने वाला है, बिजनेस को। तो हम उसे क्या लेते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये बताना जरूरी है कि उसने जो इन्वेंट्री लिखी हुई है ना, वो किस वैल्यू पे लिखी हुई है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, और किस फार्मूले के तहत लिखी हुई है, वो फार्मूला भी बताएगा। वरना हम नजूमी थोड़ी होंगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके फौरन तो नहीं पता चल जाएगा ना 5 ये वेटेड एवरेज है। वो कौन बताएगा हमें? मैनेजमेंट बताएगी कि भाई हमने इसको इस मेथड के तहत कैलकुलेट किया हुआ है। तो फिर हम, अगर हमें शक है तो हम क्या करेंगे? रिकैलकुलेट कर लेंगे। वो हमें बता देगा जी मैंने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे अपना स्टॉक रखा हुआ है और मैंने FIFO मेथड इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, अगर हमें डाउट है कि ये वैल्यू गलत है तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे, चेक कर लेंगे उसने सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। अगर उसने कहा कि मैंने कॉस्ट पे लिखा हुआ है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे नहीं लिखा हुआ, तो ये गलती है उसकी। हम उसे ये नहीं कहेंगे कि यार गोली मार दो इसको, क्या कहेंगे? इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर फिर भी वो नहीं लिखता, हम उनकी हायर मैनेजमेंट को कहेंगे, वो भी नहीं मानती, हम कोशिश करेंगे कि खुद से लिख दे। अगर ये भी पॉसिबल ना हुआ तो आखिरी हल क्या होगा? हम रिपोर्ट के अंदर साइन करते वक्त ये बात लिख देंगे कि भाई इनकी इन्वेंट्री ठीक नहीं है। ध्यान से, आप शेयर खरीदने आ रहे हो, आप इनको लोन देने आ रहे हो, आप इनके साथ बिजनेस करने आ रहे हो, इनकी इन्वेंट्री में गड़बड़ है। ये हमारे सिग्नेचर देखकर वो देखेगा अच्छा यार इसने कहा था गड़बड़ है ऑडिटर ने, तो कोई गड़बड़ है, कंफर्म है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ऑडिटर ने पैसे भी उसी बिजनेस से लेने और उसी के बारे में गलत बातें लिखनी है, तो फिर इसके दो ही हाल है।
एक तुम गलत बात लिख दे या फिर गलत बात छुपा ले। अगर गलत बात छुपाएंगे तो फिर वो हमारे साथ प्यार मोहब्बत करेंगे। अगर मतलब छोड़ो, अगले दूसरा पॉइंट। चलिए, पहली बात क्या बतानी चाहिए कि इन्वेंट्री किस में मेजर की जा रही है, और कॉस्ट फार्मूला भी बताना चाहिए या नहीं? बताना चाहिए। फिर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, वैल्यू को ना कैरिंग अमाउंट भी बोल देता है वो, वैल्यू को कैरिंग अमाउंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आपको ना सादा अल्फाज में लिखवा रहा हूं, वो इसको क्या कह सकता है? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या इसको लिख सकता है? कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड आल्सो इन द क्लासिफिकेशन इफ पॉसिबल। अब क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स है तो उसको अलग अलग। अगर रिटेलर है तो फिर तो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो फिर उसकी क्लासिफिकेशन भी बताएगा, भाई रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है और फिनिश्ड गुड्स कितनी है। नहीं पता चला इसका? क्या बताना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्या बताना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अगर तो है रिटेलर तो फिर तो उसका वही स्टॉक होगा जो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, और अगर है मैन्युफैक्चरर उसका तो रॉ मटेरियल भी पड़ा होगा, उसका वर्क इन प्रोसेस भी पड़ा होगा और फिनिश गुड्स भी पड़ी होगी। फिर वो तीनों को अलग अलग करके बताएगा। तीसरे नंबर पर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू SOPL फॉर द ईयर। ये कोई बता दे तो मालूम है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू SOPL फॉर द ईयर, ये कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। इसका दूसरा मतलब यह है कि कितनी अमाउंट वाली इन्वेंट्री सेल हो गई है। सपोज अगर आपके पास ना 10 लाख का स्टॉक पड़ा था, आपने कहा जी 8 लाख का स्टॉक बिक गया। 8 लाख का स्टॉक नहीं, 8 लाख वाला स्टॉक कितने का बिक गया, वो चाहे 15 लाख का बिका चाहे 12 लाख का बिका, इन्वेंट्री उसको कुछ नहीं कहता। इन्वेंट्री कहता जिसमें मर्जी सेल करो, था वो कितने का, क्योंकि इन्वेंट्री सेल ना उठ के वैल्यू पे होना है, कॉस्ट पे। तो आपकी इन्वेंट्री कितने से कम हो जाएगी? 8 लाख से। तो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू SOPL फॉर द। फिर आखिरी बात, आपकी इन्वेंट्री कुछ अनसोल्ड पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? और आपने उसको किस पे रखा हुआ है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। कहता है बताओ जो स्टॉक NRV पे लिखा हुआ है उसको अलग से बता दो, ताकि ऑडिटर के लिए काम आसान हो जाए कि वो उसको दोबारा कहेगा ये गुड स्टॉक है, ये डैमेज स्टॉक है। तो वो कहता है कि आपने जो इन्वेंट्री राइट डाउन की हुई है ना, उसको सेपरेट करके बताओ। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री राइट डाउन, ये मैनेजमेंट का काम। हाँ जी, ये एक सारी बातें बताना। अगर कोई मिसिंग होगी तो ऑडिटर कहेगा कि इसको भी पूरा करो, क्योंकि ऑडिटर ने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। मैनेजमेंट उधर भूल ही होती है, उसको क्या पता कि क्या क्या चीजें बतानी है। तो जो चीजें उन्हें पता है वो बता देते हैं, जो नहीं पता वो हम कहते हैं बता दो, तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी हो जाती है, हम सिग्नेचर कर देते हैं तो पब्लिश कर देते हैं, फिर वो लोग उसको देख के उनके साथ बिजनेस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री राइट डाउन ड्यूरिंग द, इसके टोटल ना 8 डिस्क्लोजर है, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 है, टोटल 8 है, 4 और भी है। वो 4 मैं बता देता हूं, लिखता नहीं। एक राइट डाउन हो गया, कहता है रिवर्सल ऑफ राइट डाउन भी बताओ। फिर वो कहता है कि रीजन भी बताओ राइट डाउन की, हालात बताओ क्यों हुआ राइट डाउन। फिर वो कहता है कि अगर आपने अपना स्टॉक प्लेज करवाया हो, प्लेज का पता क्या होता है? प्लेज मतलब उसको ना एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के ना, और जैसे बहुत लोग जेवरात रखवा के कर्जा ले लेते हैं, तो इसी तरह प्लेज, अगर आपने कहता है प्लेज को इन्वेंट्री करवाई हुई है ना, उसके बारे में भी पता। लेकिन वो चीजें हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, हमारी बुक में 4 डिस्क्लोजर लिखे हुए हैं बस। तो वो 4 डिस्क्लोजर देख लो एक नजर। हो गए? चले, नहीं हमारे सिलेबस में ये है 4।
आगे जरा देखिएगा सर, द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड मेजरिंग इन्वेंट्री इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला, पहला डिस्क्लोजर। लेकिन इसमें उसने ये नहीं लिखा अकाउंटिंग पॉलिसी है कौन सी, वो कौन सी है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, वो हमें पता। कहता है पहले आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है और कॉस्ट फार्मूला पता होना, ये डिस्क्लोज होना चाहिए। द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ, ये किसकी बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की। कैरिंग अमाउंट वैल्यू को कहते हैं। आगे द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश। कहते हैं द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटिटी, the amount of inventory recognized as an expense during the period, cost of sale, the amount of any write down of inventory is recognized as an expense in the period। ठीक होगी बात। तो ये चार डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला अकाउंटिंग पॉलिसी कॉस्ट फार्मूले के साथ, दूसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, और इन क्लासिफिकेशन अगर है तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री राइट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक होगी बात। चले जी, फर्स्ट पेज निकाल ले इसका, ये खत्म हो गया। फोर, 5, 6, 7, ये इसमें एक चीज बस रह गई है जिसको हमने रीड करना है, क्योंकि पेपर यहां से भी आ जाता है। बाकी सिर्फ एक चीज है, आपको पता है ये जो चीज लिखी हुई है ये समरी होती है, ठीक है। एंड पे भी एक फ्लो चार्ट बना होता है, एंड पे वो एक फ्लो चार्ट की सूरत में समरी बना देता है हमें, और शुरू में वो एक पैराग्राफ की सूरत में बनाता है। सारी बातें आपको पता है। पहली बात देखिए, इन्वेंट्री रिप्रेजेंट अनसोल्ड स्टॉक। इन्वेंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइंग विद द एंटिटी, जो एंटिटी के पास पड़ी हुई है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेंजिबल करंट एसेट। ये क्या है, टेंजिबल करंट एसेट। ये डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि डेप्रिशिएट हमेशा नॉन करंट एसेट होते हैं। द एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम इज सोल्ड, जब इन्वेंट्री सेल होती है, इट्स कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन सच सेल। कहता है जब इन्वेंट्री सेल होती है उसकी कैरिंग अमाउंट एक्सपेंस बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से, तो फिर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस क्या बन जाता है, प्रॉफिट। Inventory are measured at lower of cost and NRV. Cost comprises cost of purchase, conversion cost, and other costs incurred in bringing the inventory to their present location, and NRV is net amount expected to be realized by selling the inventory. ये बातें अब समझ लग रही है अंग्रेजी की। It must be noted, material prices affect the value of entity inventory. It is important to understate how an entity account for its, कहता है ये देखिए, it must be noted that material price affect the value of inventory। ऐसा है या नहीं, तो मटेरियल की प्राइस चेंज होगी तो इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो प्राइसेस बढ़ रही है और प्राइसेस कम हो रही है। इट इज मोस्ट important to understand how an entity accounts for its inventory. Most common method of inventory valuation is FIFO and weighted average. There are two recording system, one is periodic और दूसरा perpetual। कहता है periodic में क्या होता है, adjustment, कहता है inventory in which inventory is recorded periodically by passing an adjustment entry. Other method is perpetual, जिसके अंदर अपडेट विद एवरी which increase या decrease the value of inventory, thus resulting better control over। perpetual में better control होता है, periodic में better control। last, there are generally 3 reasons for कहता है closing stock। इन्वेंट्री अपने पास रखते क्यों है, खराब होने का खतरा होता है ना, फिर भी क्यों रखते हो, ऐसा कर लो ना, आपसे कोई खरीदने आया, अपने पास एक छोटू रखो, भगाओ जाओ, लो ये चीज इसको दे देते हैं, मतलब सो दैट
आप वो भाई साहब आए नहीं दूध दही वाला, क्या आपने रमजान का महीना आने वाला है तो आपने दूध दही का बिजनेस शुरू कर दिया, तो आप बैठे हैं, कोई दूध दही लेने आया तो आपने बंदा रखा हुआ, जाओ जी दुकान से ले आओ, तो वहां से लेकर उसको दे दो, आपका दूध दही खराब ही नहीं होगा। लेकिन क्या वो जो कस्टमर आया है अगली दफा आपकी तरफ नहीं आएगा, बोलेगा जिधर से ये भागे मंगवाता है मैं उधर से ले लूंगा। इसे बोलते हैं, या आप इन्वेंट्री अपने पास, आपको लगता है कि अच्छा जनाब आपका ना कल 2 किलो दूध बच गया था, आज ऐसा करते हैं कि पहले हम 50 किलो खरीदते थे, अब हम 45 किलो खरीद लेते हैं। अगर 45 किलो खरीदोगे तो सपोज दैट 45 किलो खत्म हो जाए, फिर कोई कस्टमर आ जाए, इसे बोलते हैं स्टॉक आउट होना। क्या बोलते हैं कि मतलब कोई खरीदने आया, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, तो इसका भी तो नुकसान है। एक तो हमारा प्रॉफिट आउट हो गया, दूसरा हमारी गुडविल भी खराब हो गई। वो जो आखिरी कस्टमर आया अगली दफा फिर वो ये सोचेगा कि यार हो सकता है इसके पास वो। एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी होता है, ये बड़ा मजे का होता है, ये तो आम से आम बंदे को भी पता है, पाकिस्तानियों को तो और ज्यादा पता होता है। जैसे आपको लगता है कि 2 हफ्ते बाद ना कीमतें ऊपर चली जाती है, तो आप क्या करोगे, पहले स्टॉक खरीद कर रखोगे, ऐसा भी होता है। तो कहता है ये पेपर में सवाल आ सकता है, भाई साहब इन्वेंट्री क्यों होल्ड की जाती है। पहली वजह मीटिंग वेरिएशन इन द प्रोडक्शन डिमांड। कहता हो सकता है, अच्छा ये बात कर रहा है किसकी भला, मटेरियल की। अब मटेरियल से क्या होता है, प्रोडक्शन। मटेरियल से क्या होता है, कहता है भाई साहब हम जितनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें मटेरियल रखना पड़ता है ताकि हमारी प्रोडक्शन डिमांड ऑन टाइम कंप्लीट होती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल इन द प्रोक्योरमेंट, ये तो माशाल्लाह आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, बल्कि पढ़ लिया है। इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोक्योरमेंट, इन्फ्लेशन नहीं। देखिए प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ऑर्डर करना। क्या मतलब होता है, इकोनॉमी। अब देखिए सपोज दैट आप ना फैसलाबाद से कपड़ा मंगवाते हो, राइट। अगर आप कपड़ा मंगवाते हो सपोज दैट थान के हिसाब से दिया जाता है, तो 5 थान, वो उसको थान बोलते हैं ना जो बड़ा। अब आपको जो वहां से यहां तक जो थान मंगवाया जाएगा, तो इसका मतलब है आपको एक ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप उसी ट्रैवलिंग कॉस्ट में 15 थान मंगवा लो, तो जो पहले कॉस्ट 5 पे डिवाइड हो रही थी, अब किस पे डिवाइड हो जाएगी। अगर आप मैक्सिमम मंगवा लो 100, पहले 5 मंगवा रहे थे, जरूरत 5 की है, लेकिन आप कहते हो यार दोबारा भी मंगवाने तो है ही, तो एक ही दफा ना 100 मंगवा लेते हैं। बाकी नुकसानात अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आप ना एक ही कॉस्ट के अंदर ना ज्यादा बेनिफिट ले लो, एक ही कॉस्ट के अंदर ज्यादा बेनिफिट ले लो। सपोज दैट आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ रही है 50,000, कितनी पड़ रही है, आप चले थाने सेट की बात करते हैं, आपने 50 सेट मंगवाए, तो आपको पर सेट ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ गई 1000 रुपए। आपने 1 लाख सेट मंगवा लिए, आपको 500 रुपए पड़ गया पर सेट। ओवरऑल तो 50,000 ही होगी, ओवरऑल 50,000 कॉस्ट होगी, लेकिन पर सेट कितनी होगी, 500 कम होगी। अगर आप सपोज दैट 500 सेट मंगवाते हो उसी कॉस्ट के अंदर, तो आपको पर सेट कॉस्ट, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं कि भाई जब एक बंदा एक फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर ले या ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मंगवा ले, उसे बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट। जैसे एक मैं और एग्जांपल सबसे आसान देता हूं, मैं सपोज दैट इस कमरे का रेंट दे रहा हूं सपोज दैट 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में मेरे पास 2 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, मैं उनसे जो भी फीस चार्ज करूंगा, लेकिन पर स्टूडेंट मुझे वो कितनी रेंट कॉस्ट पड़ रही है, 5,000। अब अगर स्टूडेंट मेरे पास 10 आ जाए, अब मेरे वो रेंट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 1,000 रुपए। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, वो जो रेंट मेरा आ रहा है, वो चाहे मैं 1 स्टूडेंट पढ़ाऊं चाहे मैं 50 स्टूडेंट पढ़ाऊं, मेरी रेंट की कॉस्ट तो फिक्स आनी है। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो इसी का बेनिफिट लेते हैं कि वो यूनिट्स इतने ज्यादा बना लेते हैं कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसे बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या एक दो चीजें होती है, एक होती है इकोनॉमी ऑफ स्कोप, एक होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। वैसे मजे की बात तो है कि मैं ना ये चीजें आगे भी आप
2-3 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ने होते हैं, तो उसमें ना हमारे ये कम्युनिकेशन चलती रहती होती है, लेकिन फिर भी आपको भूल जाते, पता नहीं क्यों। आज मैं ये दोनों लफ्जों का मतलब आपको बता रहा हूं ना, आपको 2 महीने बाद पूछूंगा फिर आपने ऐसे मुंह उठा के बैठा हो। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्केल का लफ्ज जहां पर आए, इसका मतलब होता है हम एक फिक्स कॉस्ट के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब आपने फैक्ट्री का रेंट देना है ना 1 लाख रुपए, चाहे आप वहां पर 1 यूनिट बनाए, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाए, आपको रेंट कितना पड़ना है 1 लाख। तो आपको क्या चाहिए कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो और उसको बेच सकते हो उसी कॉस्ट के अंदर। एक होता है इकोनॉमी ऑफ स्कोप, उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा करो कि पहले आप सपोज दैट आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, आप चेयर्स बेचते हो, आप टेबल भी बनाना बेच शुरू कर दो, आप डाइस भी बनाना शुरू कर दो, आप और भी 4-5 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपको काफी सारी कॉस्ट ऐसी होगी जो चेंज नहीं होगी। जैसे बिजली का बिल आ रहा है ना, जो आप चाहे चेयर्स बना रहे थे, चाहे टेबल बनाना शुरू कर दो, चाहे डाइस बनाना शुरू कर दो, चाहे कोई और चीज बनाना शुरू कर दो, तो आपकी काफी सारी कॉस्ट पहले ही लग चुकी है, तो दोबारा कॉस्ट मतलब एक बाहर गार्ड है, तो आपने चेयर्स के लिए तो अलग गार्ड और टेबल के लिए अलग गार्ड तो नहीं होगा ना, वो गार्ड तो वही होगा ना। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना उसे बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्कोप, और ज्यादा प्रोडक्शन बनाना उसे बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी एक ही प्रोडक्शन एक ही कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा बना लो, या एक ही जगह बैठ के एक से ज्यादा, इसका फायदा क्या होना है ज्यादा प्रोडक्शन करने का, आप लोगों की बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होगी जो एक ही यूनिट पे आ रही, एक ही प्रोडक्ट पे आ रही थी, बाकियों पर भी वही आ रही होगी। चले जनाब, वो कहता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक इसलिए भी अपने पास रखते हैं कि हमें तो 5 यूनिट की जरूरत थी, हमने 20 मंगवा ली। क्यों मंगवाए, ताकि हमें 5 यूनिट कॉस्ट गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज एंड स्टॉक आउट, कल को कीमतें बढ़ जाए उसलिए, या कल को हमारा स्टॉक जल्दी खत्म हो जाए इसलिए। कहते हैं ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम इन्वेंट्री अपने पास संभाल के रखें। लो मेरे भाई, अब आपका बर्डन हो गया ढेर सारा। कैसे ढेर सारा, पिछले अभी 3 चैप्टर आपके साथ चल रहे हैं और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, 100%। ठीक है, अब 50% तो इसके सेल्फ टेस्ट के, मतलब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पेजेस वाइज चलना है, इसके टोटल पेज काउंट कर लेने और उसको कर देना है 5 पे डिवाइड। हर दिन 2 पेज है उसको पढ़ना है, तैयार करना है, मैं अगले दिन उसका टेस्ट ले दूं। एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, ताकि इसकी ना हम इसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए हमारा। तो इसके टोटल पेज काउंट करो जरा, कितने सेल्फ टेस्ट के, नहीं सेल्फ टेस्ट आपने उसमें डिवाइड कर देंगे, सेल्फ टेस्ट भी वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ पढ़ना है। टोटल 15 पेज है, तो कितने कितने पेज कर लें, 3 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। नहीं कंप्रीहेंसिव के नहीं इंक्लूड करने, कंप्रीहेंसिव के पेज नहीं काउंट करने, ना ही सेल्फ टेस्ट के करने हैं, सिर्फ थ्योरी के। 233 से शुरू हो रहे हैं, मैं काउंट करके देता हूँ।